हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 138 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 से। बट अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चंस चाहिए या आपको किसी चैप्टर का एनसीईआरटी का लिंक चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक चाहिए, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। वहां पर जाकर आपको रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करना है तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। ओके, 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड करेंगे। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिए 2 PI पाई क्लासेस। ठीक है, इस चैनल को बच्चों सर्च करो, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और यहाँ पर 9 to 12th क्लास का कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है। तो क्या पता आपका कोई बड़ा भाई बहन हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और ये चैनल हमने बनाया है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल में हर एक टॉपिक को आपको समझाया जाता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 139 में इसने बोला फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। मतलब समझो, फाइंड द सम निकालना है। किसका किसका सम निकालना है? एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। मतलब सबसे पहले 7 का एडिटिव इनवर्स निकालिए, उसके बाद 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, और जब 7 का एडिटिव इनवर्स आ जाए और 7 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए तो दोनों का हमें सम करना है, बस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फाइंड किया एडिटिव इनवर्स ऑफ 7। अब बताइए बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 कितना आ जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज इक्वल्स टू -7। ये सुनो, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? नेगेटिव ऑफ अ नंबर, है ना। तो 7 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -7। ठीक, जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं बच्चों, कुछ नहीं करना है एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए। जो नंबर आपको दिया बस उसका साइन चेंज कर दोगे। 7 दिया है मतलब +7 है तो 7 के आगे माइनस लगा दीजिए बस। तो 7 का एडिटिव इनवर्स -7 हो गया। ठीक, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, तो 7 का हमको रेसिप्रोकल निकालना है। 7 का मतलब पहले बताओ क्या होता है? 7 का मतलब होता है 7/1, यही मतलब होता है भाई। 7/1 7 ही तो होगा, तो 7 का मतलब 7/1। अब 7/1 का 7 का रेसिप्रोकल निकालने का मतलब है, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो 7 का रेसिप्रोकल निकालने का मतलब है 7/1 का रेसिप्रोकल निकालो, तो कितना आ जाएगा? 1/7 रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 7 का रेसिप्रोकल हो गया 1/7। ठीक, या फिर 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया कितना? 1/7। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ध्यान दे बच्चे, अब हमको क्या करना है? हमको सम निकालना है। किसका किसका सम निकालना है? 7 का एडिटिव इनवर्स जितना आया है उसका सम निकालना है। किसके साथ? 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जितना आया है, मतलब -7 और 1/7 का सम निकालना है। ठीक, सो रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 कितना है? -7। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ किसका किसका सम निकालना है। लैंग्वेज के फॉर्म में पहले लिख दीजिए किसका किसका सम निकालना है। हमको सम निकालना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 का सम निकालना है। किसके साथ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। MI का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 के साथ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 और एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 का हमको क्या करना है? सम करना है, इसलिए हमने बीच में प्लस लगा दिया। अब देखो, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 कितना आया है? -7। तो हम क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 की जगह हम रखेंगे -7। ओके बच्चों, प्लस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 कितना है? 1/7, तो हम यहाँ रखेंगे 1/7। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं करता हूँ। ये क्या है? -7, तो -7 को हम -7/1 लिखेंगे, -7 को -7/1 लिखेंगे और प्लस 1/7। ठीक, 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 और 7 का एलसीएम ले लोगे 7 आ जाएगा ऑब्वियसली। देखो
ये 7 से जाएगा 1 ऐसे ही 1 है ना, 7 का 1 और 7 का एलसीएम 7, ठीक। तो ध्यान से चेक करो क्या किया हमने, 1 और 7 का एलसीएम आ गया 7, 7 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, बेटा 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, चेक कर लो 7 डिवाइडेड बाय 1, 1 7 जा 7 है ना, कितना आ गया 7। अब 7 को हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -7 × 7 और प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो कहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, चलिए यहाँ पे करता हूँ मैं, वहाँ पे जगह है नहीं है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ आगे फर्दर। यहाँ पे देखिए बच्चों 7 7 का कितना होता है 49 और ये वाला माइनस लगेगा यानी कि -49, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -49, उसके बाद ये वाला जो प्लस है इसको हम कॉपी कर लेंगे प्लस और 1 × 1 1 यानी कि +1, ठीक। तो +1 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना है 7। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 7 से 49 को कैंसिल कर देंगे, रॉन्ग, नहीं कर सकते हो। जब तक ये पूरा न्यूमरेटर आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप 7 से मतलब कैंसिल नहीं करोगे इसको 49 को, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो -49 + 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 49 - 1 48 हो जाएगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, चेक कर लो। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, साइन लगेगा 49 का, 49 लार्जर है तो 49 का साइन लगाएंगे, -48 आ जाएगा अपॉन में 7। तो ये आपका रिक्वायर्ड सम है, ठीक है। इसको आप नोट करो, या तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, नोट करो फिर मैं आपको और बताता हूँ, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए। या तो आप आंसर दे सकते हो -48/7 और या तो आप इसको क्या करोगे मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हो। तो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं रब कर दूंगा, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आपको आंसर ऐसे नहीं देना है -48/7 है ना, तो आप क्या करो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ जाओ। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे, देखिए बच्चों -48/7 का मतलब होता है -48/7 यानी कि वैल्यू कितनी है, रैशनल नंबर क्या है 48/7 और उसका नेगेटिव है, ठीक। अब 48/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, तो 48 को 7 से डिवाइड करोगे आप, 48 डिवाइडेड बाय 7, ठीक। तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 6 42, 8 - 2 6 होता है, 4 - 4 0। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप रहने दो, इससे टेंशन नहीं है कोई, ठीक। 48/7 का मिक्स फ्रैक्शन 6 लिखेंगे पहले, 6 होल 6/7, तो 6 होल 6/7, ठीक। अब मैं फाइनल आंसर कर रहा हूँ, हमारा जो रिक्वायर्ड सम है वो या तो -48/7 है, -48/7 है, और का मतलब या तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो ये ब्रैकेट अब आप हटा सकते हो, यानी कि -6 होल 6/7, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हो या दोनों ही आंसर आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140, फाइंड द प्रोडक्ट। इस बार हमको प्रोडक्ट निकालना है किसके किसके बीच का, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3। मतलब समझो -1/3 का पहले एडिटिव इनवर्स निकाल लीजिए, ठीक। उसके बाद -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लीजिए, जितना आंसर आएगा दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए सॉल्यूशन में हमने लिखा क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3, -1/3 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, -1/3 का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हो, एडिटिव इनवर्स का मतलब है नेगेटिव ऑफ द नंबर, मतलब इसका नेगेटिव कर दो, ठीक। मतलब -1/3 का नेगेटिव करने का मतलब है इसके आगे माइनस लगा दो, ठीक। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/3, ठीक। प्लस तो लिखा नहीं जाता है यानी कि 1/3। फिर भी जिनको नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जो नंबर आपको दिया उसका साइन चेंज कर दो। अगर नंबर माइनस में दिया है तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस में दिया है तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस में दिया है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, यानी कि 1/3, ठीक। तो -1/3 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3। बस साइन चेंज कर दो, बस नंबर का साइन चेंज कर दो, -1/3 का साइन चेंज कर दीजिए, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा हमको। -1/3 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा 1/3, ठीक। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, ठीक। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3 इज गिवन बाय, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स,
-1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल निकालना। क्या होता है? रेसिप्रोकल। ठीक, तो ध्यान से सुनो, -1/3 का रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे आप? इसका रेसिप्रोकल करिए तो कुछ नहीं करना है, 3 जाएगा न्यूमरेटर में और 1 जाएगा डिनोमिनेटर में, 3/1 और ये माइनस एज इट इज लगा रहेगा। ठीक, 3/1 कितना होता है? 3 और आगे माइनस ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है प्रोडक्ट। ठीक, किसका प्रोडक्ट निकालना है? देखिए हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट किसका किसका प्रोडक्ट निकालना है हमें? एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3। पढ़ो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3 का मल्टीप्लाई हमको करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ AI का मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3 लेना है हमको और इसका प्रोडक्ट लगाना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3 के साथ। ठीक, कुछ नहीं करना है, -1/3 का एडिटिव इनवर्स और -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दोनों का प्रोडक्ट लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू लगाइए। एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3 कितना आया था? 1/3। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1/3 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3। -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना था? -3। ठीक, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से। ओके, करेक्ट। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 होता है। ठीक, यहाँ से आ जाएगा, देखो 1 इंटू ये -1 है। ध्यान दे बच्चे, साइन का ध्यान रखना, -1 है, सो -1। ठीक, और डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि 1/1 1 हो गया होगा, तो 1/1 1 और इंटू में -1। अब 1 इंटू 1 तो 1 होता है, लेकिन ये वाला 1 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो कितना है? -1 है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 8 रैशनल नंबर्स NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 141 या किसी और बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा। कह रहा है कि द डायग्राम शोज द विंग स्पैन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की कुछ स्पीशीज हैं, कुछ जातियां हैं पक्षी की, नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है ना, यूज द डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे बच्चों, पार्ट 1, ठीक है ना, सो पार्ट 1 है इसका जो ए है। ठीक है, इसने हमसे पूछा पार्ट 1 में, हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पैन ऑफ एल्बाट्रॉस then the wingspan of seagull. Okay, then the wingspan of seagull. करेक्ट। अब सुनो बच्चों, आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ डायग्राम आपकी बुक में मिल रहा होगा, शायद आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं, मेरे पास NCERT एग्जाम्पलर का PDF है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से चेक करिए। ये एक बर्ड है, तो बर्ड को रैंडमली बस जस्ट मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, है ना बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे होगा। ये एक बर्ड है, ठीक है, और इस बर्ड का नाम है एल्बाट्रॉस। ओके, या जो भी आप प्रोनाउंशिएट इसको कर रहे हो, हमको यहाँ मैथ से मतलब है तो हम आपको मैथ सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 3 होल 3/5 मीटर। ठीक है, ये इसके विंग्स हैं, ये विंग्स की लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके विंग्स हैं ऐसे। ठीक, तो ये एल्बाट्रॉस के विंग्स की लेंथ दी है। सिमिलरली आपको लेंथ दी हुई है किसकी? लेंथ दी है सी गल की। ओके, सो सी गल की जो लेंथ है बच्चों, ये बर्ड कुछ इस तरीके से बना के इन्होंने दी हुई है, मैं भी बना लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, और इसके जो विंग्स की लेंथ है वो है कितनी? वो है 1 होल 7/10 मीटर्स। ठीक है, अब हमको ये बताना है, क्वेश्चन पार्ट ए उसने पूछा, हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पैन ऑफ एल्बाट्रॉस देन विंग स्पैन ऑफ सीगल। मतलब ये जो विंग स्पैन है किसका? एल्बाट्रॉस का, ये सीगल से कितना बड़ा है, इसका विंग इससे कितना बड़ा है। जब विंग स्पैन मतलब जब ये ऐसे अपने पंखों को खोलता है तो इसकी लेंथ इससे कितनी बड़ी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बच्चों। ठीक, ध्यान से चेक करिए। हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, और क्या करेंगे, हम एल्बाट्रॉस में से, एल्बाट्रॉस के विंग लेंथ में से हम सीगल का विंग लेंथ माइनस कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, सो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ। 5 3 15, 15 + 3 18, सो 18/5 आ जाएगा यहाँ पर।
सो 18/5 मीटर लेंथ हो गई किसकी, एल्बाट्रॉस की। उसके बाद 10 × 1 10, 10 + 7 17, सो 17/10 मीटर लेंथ हो गई किसके विंग की, सीगल की। ओके, नाउ अब हमको ये वाली क्वांटिटी में से ये वाली क्वांटिटी हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, चेक कर लो। 18/5 का डिनोमिनेटर 5 है और 17/10 का डिनोमिनेटर 10 है। 10 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। सो 10 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 10 आता है, सबको पता है। 5 2 = 10, 5 1 = 2, 1 = 1। सो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, 5 × 10, 5 × 2 10 आ गया, ठीक। तो ये एलसीएम 10 आ गया। इसके डिनोमिनेटर में तो 10 है, अब इसके डिनोमिनेटर में 10 बना लो। कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, 18/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए। सो 18/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालोगे बच्चों, 18/5 का जो डिनोमिनेटर है 5, सो डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड लगाएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 / 5। ओके, तो 5 2 = 10 आता है, क्वोशंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम 18/5 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18/5 हमने क्या किया, 18/5 के न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 18 2 = 36 / 5 2 = 10। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि 18/5 को लिखने का एक नया तरीका हमें पता चल गया है। हम 18/5 को 36/10 मीटर भी लिख सकते हैं, यानी कि जो एल्बाट्रॉस की विंग स्पैन है उसकी लेंथ 36/10 मीटर है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि एल्बाट्रॉस और सीगल दोनों के विंग स्पैन का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब आप चेक कर लो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। आप क्लियरली देख रहे हो एल्बाट्रॉस का विंग स्पैन ज़्यादा है, 36/10, 36 इज ग्रेटर देन 17। चेक कर लो, अब आप कंपेयर कर सकते हो ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन बड़ा, 36 बड़ा है किससे, 17 से, ठीक। और कितना बड़ा है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक। सो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36/10, 36/10 माइनस 17/10, 17/10, ठीक। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 10 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। आप हमेशा याद रखिए जब भी डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम होते हैं, ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम ये जो 10 और 10 होता है इसको एक बार कॉपी करेंगे और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस सिंपली 36 - 17, बस। अब जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 36 - 17 कितना होता है, 19 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 19/10 मीटर, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट ए का। तो फाइनल आंसर हम कैसे करेंगे, हम आंसर इस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे कि विंग स्पैन ऑफ एल्बाट्रॉस इज, विंग स्पैन ऑफ albatross is 19/10 meter longer than 19/10 meter longer than wingspan of seagull, wing span of seagull. Okay, so this is the answer of part A. पहले बच्चों आप लोग इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका पार्ट बी करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, सभी बच्चे फटाफट। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट बी। ओके, तो पार्ट बी में हमसे बोला है हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल। ओके, तो आपको डायग्राम दिया हुआ है गोल्डन ईगल का, ये कुछ इस तरीके से, एक गोल्डन ईगल एक बर्ड होगी, ये ऐसे रैंडमली मैं जस्ट एक डायग्राम बना ले रहा हूँ, एक बर्ड है ना, गोल्डन ईगल, ठीक है। तो ये कौन सी बर्ड है, गोल्डन ईगल, करेक्ट। तो ये गोल्डन ईगल है और इसके विंग स्पैन की लेंथ दी है 2 होल 1/2 मीटर। ओके, ये, और इसी तरीके से हमें एक और बर्ड दी हुई है ब्लू जे। ओके, सो ब्लू जे थोड़ी सी छोटी बर्ड है, ये इस तरीके से, इसके विंग स्पैन थोड़े से छोटे हैं और इसके विंग स्पैन की लेंथ है 41 / 100 मीटर। ओके, इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स इसने हमसे क्या बोला, इसने हमसे बोला हाउ मच लॉन्गर देन द विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल देन विंग स्पैन ऑफ ब्लू जे। ओके, तो गोल्डन ईगल के विंग स्पैन ब्लू जे से कितने बड़े हैं, कितने लॉन्गर हैं, ये हमको बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे,
चेक करिए, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आइए। सो 2 × 2 2 to the 4 और प्लस 1, 2 to the 4 + 1 5/2, तो यह आ जाएगा 5/2 मीटर्स, करेक्ट। और यहाँ पर तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले से ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब करना कुछ नहीं है, हमको ना दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो देखो 2 और 100 का एलसीएम अगर आप लोगे तो 100 आएगा, ठीक। सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन कुछ नहीं लेना है। देखो 5/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालो, 5/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इस तरीके से निकालो कि 5/2 के डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/2 में न्यूमरेटर में 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में, चेक कर लो, ठीक। तो 5 × 5 25 और साथ में 0, 5 × 50 250 अपॉन 2 × 50 100। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि 5/2 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाए, और वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितना है, 250/100 है, ठीक। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 से 0 कैंसिल कर दो, नहीं नहीं ऐसा मत करो आप। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से चेक करो, आप दोनों के विंग स्पैन को तभी कंपेयर कर पाओगे जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना है 250/100, सॉरी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 100 है। अब आप इसको देखो, गोल्डन ईगल का जो विंग स्पैन है 250/100 है, और इसी तरीके से ये क्या है, ब्लू जे है ना, ब्लू जे का जो विंग स्पैन है वो कितना है 41/100 है। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी कनेक्ट द चार्जर इन माय कैमरा। ओके, जरा सा मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ बच्चों, और हाँ ठीक है। अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, आप एडजस्ट करना, बिकॉज ये इन्वर्टर से कनेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, तो थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, आप एडजस्ट करना। नाउ अब बच्चों ध्यान से चेक करो, 250/100 और 41/100, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस। अब देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 250 इज़ ग्रेटर देन 41। 250 41 से बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। यानी कि हम क्या करेंगे, 250/100 माइनस 41/100। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो जब भी ऐसा होता है दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो इस नंबर को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस 250 माइनस 41, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल मत कर देना, जब तक न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं करोगे कोई भी कैंसिलेशन नहीं करेंगे हम। नाउ 250 माइनस 41 कितना होगा, 209 हो जाएगा बाय 100। अब आप चेक कर लो, 209 और 100, ठीक है, दोनों को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, कैंसिल नहीं होगा। जैसे कि देखिए 102 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 209 तो नहीं हो रहा है ना, तो बस यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक। सो अब हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, जिस स्टाइल में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस स्टाइल में हम आंसर देंगे। इन्होंने पूछा है हाउ मच लॉन्गर द विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल देन विंग स्पैन ऑफ ब्लू जे। तो विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल, विंग स्पैन ऑफ golden eagle is 209/100 meters longer than wingspan of blue jay। ओके, इस तरीके से आप किसी बुक में क्या देखोगे बच्चों, ये जो आंसर आ रहा है ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 209 है ना, 209 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करोगे, सो 100 2 जा कितना होता है 200, 9 माइनस 0 9 और 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। सो इसका आंसर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 होल 9/100, ठीक। सो 2 होल 9/100 मीटर्स। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 142 लेते हैं। ये यूट्यूब पे आपने सर्च किया होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 मैथमेटिक्स रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 142 है, और शायद किसी और बुक में भी दिया हो, तो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि शालिनी हैज़ टू कट आउट सर्कल्स ऑफ डायमीटर 1 होल 1/4 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एल्युमिनियम स्ट्रिप ऑफ डायमेंशंस 8 होल 3/4 सेंटीमीटर बाय 1 होल 1/4
4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम आपको डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं। सुनिए बच्चों, शालिनी हैज़ टू कट आउट सर्कल्स ऑफ डायमीटर 1 होल 1/4 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एल्युमिनियम स्ट्रिप। तो देखो बच्चों, ये एक एल्युमिनियम की स्ट्रिप है इस तरीके से, ये एक एल्युमिनियम की स्ट्रिप है। ठीक, मतलब एल्युमिनियम की पतली सी पत्ती होगी रेक्टेंगुलर शेप की, ये ऐसे। ठीक, और इसमें से शालिनी को सर्कल्स कट आउट करने हैं। ठीक, मतलब ध्यान से सुनो, ये एक सर्कल इस तरीके से कट करके निकालेगी। ठीक, फिर एक और सर्कल इस तरीके से कट करके निकालेगी, एक और सर्कल इस तरीके से कट करके निकालेगी। कितने निकालेगी ये आपको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि सर्कल्स की, अभी मैं आपको इसका असली सिचुएशन भी विजुलाइज कराऊंगा, व्हाट इज द रियल सिचुएशन, उसकी टेंशन मतलब आप अभी सारा क्लियर हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि शालिनी हैज टू कट आउट सर्कल्स ऑफ डायमीटर 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। मतलब समझो, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। मतलब ये देखिए, ये इस तरीके से देखिए, ये जो डायमीटर है ये इसका सेंटर है, तो ये इसका डायमीटर होगा, ये डायमीटर है कितना, 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 होल 1/4 सेंटीमीटर ये इसका क्या है, डायमीटर है। ठीक, और एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है, एल्युमिनियम की जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये वाली, ठीक है, इसके डायमेंशंस कितने हैं, 8 होल 3/4 सेंटीमीटर। सो 8 होल 3/4 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की, है ना, एल्युमिनियम की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ठीक, और इसकी ब्रेथ कितनी है, 1 होल बाई डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी, 8 होल 3/4 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है, चेक कर लो, 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्वियसली इस डायग्राम को देख के आप बच्चों समझ सकते हो क्या, कि जितना इस रेक्टेंगल का ब्रेथ होगा उतना ही सर्कल का डायमीटर होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसने हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, कि हाउ मेनी फुल सर्कल्स कैन शालिनी कट, शालिनी कितने फुल सर्कल्स कट कर सकती है, मतलब 1 2 3 4 कितने सर्कल्स इसमें से शालिनी फुल सर्कल्स कितने कट, फुल का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए पता लगा 1 2 3 सर्कल कट किया, फिर यहाँ से एक हाफ सर्कल कट किया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल सर्कल्स कितने कट कर सकती है ये आपको बताना है। ठीक, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, समझो। देखो 8 होल 3/4 का मतलब क्या होता है, 8 होल 3/4 का मतलब क्या होता है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 8 होल 3/4 कितना हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 32 + 3 35, सो 35/4 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि बच्चों ध्यान से सुनिए, 8 होल 3/4 सेंटीमीटर लिखा है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना, यहाँ नीचे लिख दूँ क्योंकि जितनी लेंथ ये होगी उतनी ये होगी, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 35/4 सेंटीमीटर। ठीक, ये होगी। इसी तरीके से इसकी जो ब्रेथ है, और जितनी ब्रेथ है उतना ही डायमीटर है। ठीक, तो ब्रेथ कितनी, 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 होल 1/4 सेंटीमीटर को आप मिक्स फ्रैक्शन में करिए, 4 × 1 4, 4 + 1 5, तो कितना हो जाएगा 5/4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इसकी ब्रेथ है इसको आप 1 होल 1/4 सेंटीमीटर लिखो, या फिर आप इसको क्या लिखो, 5/4 सेंटीमीटर लिखो, बात क्या है, सेम है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुने, जितना ये वाला डायमीटर होगा उतना ही तो ये वाला डायमीटर होगा। सोचो, यानी कि ये वाले देखो, ये भाई डायमीटर तो पूरे सर्कल का हर एक जगह सेम होता है ना, और इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं, चेक कर लो, ये एक सर्कल है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये अगर ये इसका सेंटर है तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर से बहुत सारे डायमीटर्स होते हैं। तो ये वाला डायमीटर हमें यहाँ से पता चल रहा है 1 होल 1/4 सेंटीमीटर, और ये वाला डायमीटर भी तो कितना होगा, 1 होल 1/4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो डायमीटर है ये वाला ये कितना है 5/4, तो ये भी कितना होगा 5/4। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये मैं आपको यही वाला डायमीटर दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक, ये सेंटर है, तो ये हो गया कितना 5/4। अब सुनो, एक सर्कल कट करेगी, फिर दूसरा सर्कल कट करेगी, फिर तीसरा करेगी, कितना करेगी हमें नहीं पता, लेकिन ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या ये आपको वैसा क्वेश्चन नहीं लग रहा है जैसा हमने पाइप वाला किया था? बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके आ रहे होंगे, परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, इसका तरीका देखो, इसका तरीका होता है, इसको स्टॉप करो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कभी कभी हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक रोप है, रोप मतलब एक रस्सी है ना, और इस रस्सी की लंबाई कितनी है 10 मीटर है, तो ये टोटल लेंथ है इसकी 10 मीटर। अब इसमें से 2 मीटर के इक्वल पीसेस कट करे गए, कितने, 2 मीटर के इक्वल पीसेस, 2 मीटर का कट करेगा, फिर से 2 मीटर का कट करेगा, तो 2 मीटर के कितने पीस हम कट कर सकते हैं?
ठीक, 2 मीटर के कितने पीस हम इसमें से कट कर सकते हैं। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकालते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, टोटल लेंथ और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक, सो टोटल लेंथ कितनी है इसकी 10 है, डिवाइडेड बाय एक पीस का लेंथ कितना है 2 मीटर, तो लेंथ ऑफ ईच पीस 2, 2 1 2, 2 5 10, ऑब्वियसली टोटल 5 पीसेस निकल के आएंगे इसमें से, 1 2 3 4 और इस तरीके से 5, टोटल 5 पीसेस निकल के आएंगे। 10 मीटर लंबी रोप थी ऐसे। ठीक, ये सिचुएशन आप विजुलाइज कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे चेक करो, ये टोटल लेंथ कितनी है 35/4 सेंटीमीटर, और इसमें से इक्वल लेंथ के कितने, इक्वल लेंथ के 5/4 सेंटीमीटर, फिर से 5/4 सेंटीमीटर, फिर से 5/4 सेंटीमीटर के कितने सर्कल्स कट करेंगे, ये निकालने के लिए भाई खुद समझो ना बेटा, ये पूरी रोप की लेंथ हो जाएगी। तो टोटल लेंथ की जगह हम कितना रखेंगे 30, हालांकि रोप वोप नहीं है यहाँ पर कुछ भी, जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक, तो टोटल लेंथ की जगह 35/4 और लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस की लेंथ कितनी है 5/4। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने पीसेस ऐसे निकल के आएंगे, और जितने भी पीसेस निकल के आएंगे उतने ही सर्कल होंगे। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, हमने क्या किया, हमने यहां पर नंबर ऑफ पीसेस, पीसेस की जगह हम लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स। नंबर ऑफ सर्कल्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, थोड़ा नीचे से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं, नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ ईच पीस, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ आपको कितनी दिखाई पड़ रही 35/4 है ना। सो टोटल लेंथ की जगह हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। सो लेंथ ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप भी लिख सकते हो, एल्युमिनियम का शेप कैसा है रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस की जगह हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। चलिए सॉल्व करते हैं। सो लेंथ ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप, एल्युमिनियम स्ट्रिप का लेंथ कितना है 35/4 सेंटीमीटर। ठीक, सो 35/4 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, वो समझदार हो आप, सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मैंने ऐसे लिखा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप कितना है 35/4 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है, डायमीटर कितना है 5/4, तो डिवाइडेड बाय 5/4। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 35/4 यानी कि लेंथ ऑफ द एल्युमिनियम स्ट्रिप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का लेंथ कितना 5/4। बस कुछ नहीं किया मैंने, ये वाले डिवाइड को मैंने ऐसे दिखाया आपको। ठीक, अब जितना भी यहाँ पे आंसर आएगा उतने फुल सर्कल्स हम कट कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं, अब डिवाइड लगाना आता है सबको, 35/4 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगाएंगे और सेकंड वाला नंबर रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक, यानी कि हो जाएगा कितना 5/4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, 5 1 जा 5 और 5 7 जा, यहाँ 1 आएगा ना, 1 1 लिखा नहीं जाता, उससे कोई मतलब है नहीं, लिखना हो लिख दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो यहाँ बचेगा 7/1, यहाँ बचेगा 1/1। तो 7/1 इंटू 1/1, 7 इंटू 1 7 अपॉन 1 इंटू 1 1, 7/1 कितना होता है 7। सीधे सीधे आंसर कितना देगा 7 पीसेस। ठीक, तो हम टोटल कितने फुल सर्कल्स कट कर सकते हैं। पार्ट ए में इसने हमसे क्या पूछा था, पार्ट ए में इसने हमसे पूछा था, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि हाउ मेनी फुल सर्कल्स कैन शालिनी कट। तो आंसर लिखिए, शालिनी कैन कट, शालिनी कैन कट टोटल 7 फुल सर्कल्स। ओके, तो ये हो गया पार्ट ए का आंसर इसका। अभी और भी क्वेश्चन पूछा है इसने, पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप, यानी कि कितना एल्युमिनियम स्ट्रिप वेस्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि टोटल 7 फुल सर्कल्स इसमें से हम लोग कट करेंगे, तो कितना एल्युमिनियम स्ट्रिप वेस्ट हो जाएगा वो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। पहले इतना नोट कर लीजिए,
अब हम बनाते हैं इसका रियल डायग्राम। असली में क्या हो रहा होगा बच्चों? असली में देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ये एक लंबी सी ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी, है ना। चलो ऐसे बना लेते हैं ना, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ना, तो आराम से हम भी विजुलाइज कर पाएंगे क्या चल रहा है। देखो अब इसमें 7 सर्कल्स बनाओ। कितने? 7। 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप खत्म हो गई होगी। तो इतना पोर्शन आप रब कर दो। अब वापस से इसमें वैल्यूज लिखो। देखो इसकी विड्थ कितनी थी? 5/4, है ना, 5/4। और इसकी लेंथ कितनी थी? 35/4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, 5/4 सेंटीमीटर। सुनो एक बात बताओ, जब ये 7 सर्कल्स कट करके वो निकाल लेगी, ठीक, तो वेस्टेज कहाँ पे बचेगा? ये देखिए जो शेड कर रहा हूं मैं, यही वेस्टेज है, ये वेस्टेज है भाई, ये वेस्ट हो जाएगा ना बेटा। सर्कल्स तो निकाल लेगी कट करके, ये वेस्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो वेस्ट का एरिया कैसे निकालोगे। ऑब्वियसली एरिया के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया में से हम क्या माइनस करेंगे? सर्कल्स के एरिया माइनस कर देंगे, ठीक। तो पहले 1 सर्कल का एरिया निकाल लो और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1 सर्कल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ 1 सर्कल निकाल के उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ 7 सर्कल आ जाएगा। और पूरे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में से एरिया ऑफ 7 सर्कल्स माइनस कर देंगे तो वेस्टेज पता चल जाएगा। जो शेडेड रीजन है ये क्या है? वेस्टेज है, ठीक, वेस्टेज है। तो सुनो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम निकालेंगे एरिया ऑफ 1 सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कल। अब बच्चों क्या आपको सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद है? πr²। कितना होता है? πr²। r क्या होता है? रेडियस, ठीक। अब सुनो रेडियस कैसे निकालेंगे सर्कल का? तो सर्कल का डायमीटर कितना था? मैंने आपको बताया ना, ये सर्कल का डायमीटर कितना है? 5/4 है। ध्यान से सुनिए, तो डायमीटर कितना है? 5/4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो सर्कल का रेडियस कितना होगा? इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डायमीटर दिया होगा उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए एक सर्कल है ना, इसका डायमीटर मान लो 10 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि जितना भी डायमीटर दिया उसका हाफ कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक। सो रेडियस को हम r से दिखाते हैं, तो ब्रैकेट में हमने r लिख दिया। कितना हो जाएगा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायमीटर कितना है? 5/4 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये डायमीटर है डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से चेक करिए, ये जो 5/4 है इसको हमने लिखा और डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ से 1/2 क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये, ठीक। सॉल्व करिए। 5 × 1 5/4 2 = 8, 5/8 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, एरिया ऑफ 1 सर्कल कितना हो जाएगा? πr²। ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे, पाई की वैल्यू कितनी होती है? πr² का मतलब पाई × r², पाई की जगह 22/7। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले बच्चों। जब पाई की वैल्यू कभी भी हमें एग्जाम में नहीं देगा तो हम पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7। कॉपी में नोट लगाएं, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 5/8 का स्क्वायर। रेडियस की जगह हम कितना रखेंगे? 5/8 और रेडियस के ऊपर स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब सुनो 22/7 इंटू किसी भी नंबर पे स्क्वायर होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि उस नंबर को, जैसे कि बात समझो, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 4², तो इसका मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स। कहीं लिखा है मान लो 5², तो इसका मतलब होता है 5 × 5। सिमिलरली 5/8 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/8 × 5/8, ठीक है। ये मतलब होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका। और हाँ, एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर में ना रेडियस,
तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया 1 सर्कल का, इतना नोट करो। अभी सॉल्व नहीं करेंगे इसको, सॉल्व मत करिएगा इसको, बता रहा हूँ अभी क्या करना है। ये एरिया ऑफ 1 सर्कल आ गया, ठीक। नोट करिए बच्चे सभी इतना फटाफट, नोट कर लिया है। अब देखो हमको 1 सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, हमको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल्स का हमको एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ 7 सर्कल्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 सर्कल्स का एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये एरिया ऑफ 1 सर्कल है, 1 सर्कल का एरिया है, तो 1 सर्कल के एरिया को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 सर्कल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 1 सर्कल का एरिया कितना आया था, 22/7 इंटू 5/8 इंटू 5/8, ठीक। ये 1 सर्कल का एरिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 सर्कल का एरिया आ जाएगा। इसको यहाँ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आने का मतलब है समझ में आ रहा है कि भाई ये वाले 7 को 7 कैंसिल करेगा कब, जब हम इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम 7 सर्कल्स का एरिया निकालेंगे तो ये 7 इसको कैंसिल कर देगा, ठीक। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 से जाएगा, 2 4 का क्या होता है 8, और 2 1 2 और 2 1 2, ठीक। अब क्या बचा, 11 इंटू 5 इंटू 5, तो 11 इंटू 5 इंटू 5 बाय नीचे क्या बचा 4 इंटू 8, ठीक। सॉल्व करिए, 5 5 25, 25 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 11 करिए कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5 5, 1 2 2, 1 इंटू 5 5 और 1 2 2, ये 5 ऐसे आएगा, 5 + 2 7 और यहाँ आ जाएगा 2, कितना आ गया 275, ठीक। सो 275 डिवाइडेड बाय 4 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल 7 सर्कल्स का एरिया। नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है। चलो अब देखो, जब आपने 7 सर्कल्स का एरिया निकाल लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप। ये जो पूरी स्ट्रिप है इसका एरिया निकाल लेंगे और उसमें से 7 सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो वेस्ट हो गया वो उसका एरिया में पता चल जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप, एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप, बच्चों एल्युमिनियम स्ट्रिप आपको देखने से कैसी लग रही है, रेक्टेंगुलर, यानी कि हम क्या करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। सो लेंथ कितनी है, चेक कर लो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ कितनी, 35/4। सो 35/4 इंटू ब्रेथ कितनी है, 5/4। सॉल्व करिए, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15 + 2 17, 175 और डिवाइडेड बाय 4 4 का कितना होता है 16, ठीक। ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे कहीं नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप, है ना। एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप कितना है 175/16। लेकिन ध्यान दें, अब आपको भी पता है कि इस पूरे में से एल्युमिनियम स्ट्रिप के एरिया में से हमको क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ 7 सर्कल, इसको माइनस करना है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 175/16 में क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिनोमिनेटर में। क्यों, हम एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर में 32 मिल जाए हमको, ठीक है ना। 16 2 ज़ा 32 और 175 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 175 इंटू 2 चेक कर लो, यहीं पे कर लेते हैं। 2 इंटू 175, 2 5 ज़ा 10, 1 2 5 14 15, 1 2 1 2 3, कितना हो गया 350 हो गया, ठीक। 350, इसको ऐसे ही रहने दो आप, इसको कैंसिल मत करो, ठीक। तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप कितना आ गया, 350/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो, किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसलिए किया ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32, और सब्ट्रैक्ट करने में ईजी हो जाए, ओके।
नोट करिए फटाफट, नोट करिए, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वेस्टेज कितना होगा यहाँ पर ये निकालने के लिए, देखिए बच्चों यहाँ पर वेस्टेज कितना होगा, वेस्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप, ये पूरे एरिया में से हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ 7 सर्कल्स माइनस कर देंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप कितना है 350/32, 350/32, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ 7 सर्कल्स को। एरिया ऑफ 7 सर्कल्स कितना था 275/32। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा 32। ऑब्वियसली मैंने आपको बार बार बताया कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बस इसको एज इट इज लिख दो और ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस खत्म, सीधे, कुछ नहीं करना है। 350 - 275 सॉल्व करिए। 350 - 275, 10 - 5 5 होता है, यहाँ 4 बचेगा, 1 कैर लेंगे, 14 - 7 7, 2 - 2 0, 75 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ गया कितना 75/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप। 75/32 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की एल्युमिनियम स्ट्रिप वेस्ट हो जाएगी। ठीक, ये आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हो। कैसे, 75 को 32 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, करते हैं कहीं पर, यहाँ करते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 32, ओके, सो 32 2 कितना हो जाएगा 64, 5 - 4 1, 7 - 6 1, तो कितना आ जाएगा 2 होल 11/32। तो इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 होल 11/32, 2 होल 11/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो ऐसा आंसर दो या तो ऐसा आंसर दो। ओके, दिस मच स्क्वायर एरिया, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया विल बी वेस्टेज। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 143, रैशनल नंबर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8। ठीक, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 फ्रूट सैलेड रेसिपी रिक्वायर्स 1/2 कप ऑफ शुगर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फ्रूट सैलेड रेसिपी रिक्वायर्स 1/2 कप ऑफ शुगर। 1 फ्रूट सैलेड, एक फ्रूट का कोई सैलेड वैलेड बनाना होगा भाई, इसकी रेसिपी के लिए 1/2 कप ऑफ शुगर रिक्वायर्ड है। सुनो, कोई फ्रूट है बेचारा, कोई फ्रूट है, होगा कोई फ्रूट, लेट अस से कोई भी फ्रूट ले लो, बनाना है ना, तो बनाना का आपको सैलेड बनाना है। ठीक, तो कह रहा है कि 1 फ्रूट सैलेड रेसिपी रिक्वायर्ड, जब हमने भाई बनाना, हमने फ्रूट सेलेक्ट किया, फ्रूट तो हमारा फिक्स है कि बनाना है तो बनाना ही है। ठीक, तो इसके डिफरेंट टाइप के रेसिपीज़ पॉसिबल है ना, कोई अलग तरीके से सैलेड बनाएगा, कोई अलग तरीके से बनाएगा। तो कह रहा है कि 2 तरीके की वैरायटी यहाँ पे तैयार करी जाती हैं बनाना की। ठीक, दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रूट क्या लिया हमने यहाँ, फ्रूट फिक्स हो गया, लेट अस से बनाना। अब इसकी 2 टाइप्स की वैरायटी, रेसिपी फर्स्ट और रेसिपी सेकंड। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फर्स्ट रेसिपी जो है, ये फर्स्ट रेसिपी है, फर्स्ट रेसिपी, और यहाँ सेकंड रेसिपी है। ठीक, फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर्स 1/2 कप ऑफ शुगर। ठीक, तो फर्स्ट रेसिपी को कितना चाहिए 1/2 कप ऑफ शुगर। ठीक, यानी कि हाफ, 1/2 का मतलब हाफ कप ऑफ शुगर इसको चाहिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है अनदर रेसिपी ऑफ द सेम फ्रूट, मतलब सेम फ्रूट की अगर सेकंड रेसिपी बनाओगे, ये सेकंड रेसिपी अगर आप यहाँ तैयार करोगे, ये फर्स्ट रेसिपी थी, रेसिपी RECIPE रेसिपी, ये फर्स्ट रेसिपी थी। ठीक, फर्स्ट रेसिपी को 1/2 कप ऑफ शुगर चाहिए। सेकंड रेसिपी को क्या चाहिए, सेकंड रेसिपी ऑफ द सेम फ्रूट सैलेड रिक्वायर्ड 2 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर, 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर। मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनिए, देखिए, पता है सेकंड रेसिपी को भी शुगर चाहिए, फर्स्ट रेसिपी को भी शुगर से ही बनेंगे दोनों, ठीक है ना। लेकिन पता है मेजरमेंट अलग अलग दिया हुआ है, मेजरमेंट अलग अलग दिया है। यहाँ कप से मेजर किया जा रहा है, कप से फ्रॉम कप, यहाँ टेबल स्पून से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ कप का डायग्राम बना लेते हैं, ये कप है। ठीक, हाफ ऑफ द कप इसको रिक्वायर्ड है। ठीक, और यहाँ 2 टेबल स्पून की रिक्वायर्ड है, यहाँ टेबल स्पून है, टेबल स्पून है। ठीक, तो 2 टेबल स्पून ले लेंगे, है ना, 2
2 मैंने 2 डायग्राम टेबल स्पून के इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, ठीक। अब इन्होंने एक रिलेशन हमको दिया हुआ है, आगे पढ़िए, कह रहा है इफ 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 1/16 कप। ध्यान सुनो, 1 टेबल स्पून इज इक्विवेलेंट, इज इक्विवेलेंट मतलब इज इक्वल्स टू 1/16 पार्ट ऑफ द कप, ठीक। मतलब समझो, मतलब ये है कि अगर 1 चम्मच चीनी लेते हैं हम, 1 टेबल स्पून शुगर लेके अगर कप में उठा के डाल दें, ठीक है, इसमें चीनी भर लो इस तरीके से, 1 टेबल स्पून इसको उठा के अगर आप कप में डाल देते हो ये ऐसे, तो कप कितना भर जाता है, 1/16 पार्ट इसका भर जाता है, ठीक है ना। ओके, अब इन्होंने बोला है हाउ मच मोर शुगर डज द फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर, मतलब फर्स्ट रेसिपी को बनाने के लिए सेकंड वाले के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा शुगर लगेगी। अब इसको करने के लिए हम आपको एक बात बताते हैं, देखो सबसे पहले तो दोनों जो रेसिपी हैं, ठीक, उसका मेज़रमेंट सेम कर लो, मतलब या तो दोनों को कप से मेज़र करो या तो दोनों को टेबल स्पून से मेज़र करो। तो आप दोनों को कप से मेज़र कर लो, किससे, कप से। क्यों, क्योंकि यहाँ रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 1/16 ऑफ द कप, ठीक। अब एक बात बताओ, 1 टेबल स्पून में अगर 1/16 ऑफ द कप आता है तो 2 टेबल स्पून में कितना कप आएगा। तो जवाब है 1 टेबल स्पून पहले इसमें डालोगे, फिर 1 टेबल स्पून और डालोगे, चेक करो, 1 टेबल स्पून डालोगे तो 1/16 पार्ट भर जाएगा इसका, 1 टेबल स्पून और डालोगे तो 1/16 पार्ट और भर जाएगा, यानी कि 1 + 1 2, 2/16 पार्ट टोटल भर जाएगा 2 टेबल स्पून डालने से। अभी भी नहीं समझ में आया, सुनो बहुत आसान है। अगर 1 टेबल स्पून में 1/16 है तो 2 टेबल स्पून में कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है ना। सो 2 टेबल स्पून विल बी इक्विवेलेंट टू, क्या करेंगे, 2 × 1/16 कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 2 × 1, 2/16 ऑफ द कप, ठीक है। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2 टेबल स्पून चाहिए था ना सेकेंड रेसिपी के लिए, तो इसको अब हमने कट करके क्या लिखा, इसको हमने कट करके लिखा कि 2 टेबल स्पून की जगह भाई 2 टेबल स्पून बोलो या फिर 2/16 ऑफ द कप बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई सेकेंड रेसिपी को 2 टेबल स्पून की जगह हमने कितना लिखा, 2/16 कप ऑफ शुगर, करेक्ट। अब सुनो, अब सिचुएशन हमको एकदम ढंग से दिखाई पड़ रही है, आप चेक करो। अब हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि 1 रेसिपी के लिए हाफ ऑफ द कप ऑफ द शुगर रिक्वायर्ड है, यानी कि 1/2 पार्ट ऑफ द कप ऑफ द शुगर रिक्वायर्ड है, और सेकेंड रेसिपी के लिए 2/16 पार्ट ऑफ द कप ऑफ द शुगर रिक्वायर्ड है, ठीक। अब उसने हमसे ये पूछा कि भाई फर्स्ट रेसिपी को बनाने के लिए सेकेंड के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा शुगर लगेगी, ये आप बता दो। मतलब इसमें ज़्यादा शुगर लग रही है वो कहना चाहता है, इसमें कम, वो भी आपको दिख जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1/2 - 2/16। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। मतलब समझो, हमने क्या किया, 1/2 में न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फ़ायदा है, 1 × 8 8 हो जाएगा, अपॉन 2 × 8 = 16, यानी कि बात समझिए, देखो 1/2 बोलो या फिर 8/16 बोलो, बात क्या है, सेम है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट रेसिपी में कितना कप ऑफ शुगर लगती है, 8/16 कप ऑफ शुगर लगती है। अब आपको सिचुएशन बहुत क्लियर दिखाई पड़ रही है, फर्स्ट रेसिपी के लिए 8/16 कप ऑफ शुगर और सेकंड रेसिपी के लिए 2/16 कप ऑफ शुगर। अब आपको साफ साफ देख के लग रहा होगा कि कौन सी रेसिपी में शुगर ज़्यादा है, तो जवाब है फर्स्ट वाली में, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 16, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ज़्यादा होगा, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 2, है ना, 8 बड़ा है, 2 क्या है, छोटा है। तो फर्स्ट वाले रेसिपी में ज़्यादा शुगर लग रही होगी, ठीक। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का, डिफरेंस कितना आ जाएगा, ग्रेटर वाले में से लेसर को माइनस करेंगे, 8/16 - 2/16, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 8 - 2, 8 - 2 कितना होता है,
6 होता है। कितना आ गया? 6/16। ठीक, अब 6/16 को थोड़ा सा सॉल्व कर दो, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। 6/16 को सिंप्लीफाई करो। 3 2 ज़ा 6, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, तो 3/8। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का? 3/8। और यूनिट क्या रहेगी? कप, क्योंकि हम कप में मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? 3/8 ऑफ द कप। ठीक, अब हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट रेसिपी requires 3/8 cup of sugar more than second रेसिपी। फर्स्ट रेसिपी में सेकंड रेसिपी के कंपैरिजन में 3/8 पार्ट शुगर, 3/8 ऑफ द कप शुगर ज़्यादा लगेगी। ओके, नोट कर लीजिए।